स्वामी विवेकानंद नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने ध्यान और योग को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया है, दुनिया को अपनी एक छाप छोड़ी है और दुनिया के नज़र में भारत को अगले स्तर पर, अगले लेवल पर ले गए हैं। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के निर्माताओं में से एक स्वामी विवेकानंद ने कई किताबें लिखी, कई भाषण दिए। उन किताबों में कुछ जो किताबें हैं, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग प्रमुख किताबें हैं। उसी में से एक किताब है कर्म योग, जो हम लोग कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो सारा सुख और दुख है ना, वो कर्म पर ही आधारित है। हमारे कर्म के द्वारा ही हमारा सुख और दुख निर्धारित होता है। तो कर्म के बारे में ये किताब लिखी गई है, कर्म योग। अगर आप भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, तो ये किताब पढ़ने के लिए मैं कहूँगा कर्म योग आप पढ़ सकते हैं। पूरी किताब अगर नहीं पढ़ सकते तो ये सारांश है, उसका अंश है उसी कर्म योग किताब का, सीक्रेट ऑफ वर्क, काम का रहस्य। ठीक है, जो हम लोग वर्क करते हैं उसका रहस्य क्या है, हमें सुख कैसे मिलता है, हमें दुख कैसे मिलता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं पक्का आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर सीरियसली इस चीज़ को, इन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको दुख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था। देख लीजिए कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस धरती पर आए थे। 40 साल से भी कम, 38 साल, ठीक है, 39 साल के लिए, 39 साल की अवस्था में ही इतनी सारी किताबें लिख दी इतने सारे भाषण दिए। ये महान व्यक्तित्व के बारे में आज हमें पढ़ने का मौका मिला है। चलिए पढ़ते हैं। इज़ वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया के मेकर्स में से एक थे। हिज फर्स्ट नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त, इनका पहला नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। बट ही बिकेम विवेकानंद, लेकिन ये बाद में विवेकानंद बन गए। विवेक आनंद, जिसके पास विवेक है वही आनंदित है, उसी के पास आनंद है, विवेकानंद। आफ्टर ही ज्वाइंड द आश्रम ऑफ रामकृष्ण परमहंस एज हिज डिसाइपल, उनके शिष्य के रूप में, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में उनका आश्रम जब इन्होंने ज्वाइन किया तब ये विवेकानंद बन गए। इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, अपने जीवन के छोटी अवधि में ही टूर्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में विस्तार पूर्वक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर उन्होंने टूर किया, भ्रमण किया, एंड अब्रॉड, और विदेशों में भी भ्रमण किया, एंड डिलीवर्ड स्कोर्स ऑफ लेक्चर्स, और उन्होंने बहुत सारे भाषण, बहुत सारे लेक्चर्स दिए। इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट हिज आइडियल्स ऑफ हिज टीचर, उनके जो टीचर थे रामकृष्ण परमहंस, उनके आदर्शों को फैलाने के लिए, उनके आदर्शों का प्रचार करने के क्रम में, इन ऑर्डर टू मतलब के क्रम में, उस प्रोपोगेट मतलब प्रचार करना, फैलाना, द आइडियल्स ऑफ हिज टीचर, उनके टीचर के आदर्शों को का प्रचार करने के क्रम में उन्होंने कई सारे लेक्चर्स दिए, कई सारे किताबें लिखी। ही वॉज परहैप्स, वो शायद थे, क्या थे, द फर्स्ट इंडियन, वो शायद पहले भारतीय थे, टू रेज हिज कंट्री, जिन्होंने अपने देश को ऊपर पहुंचाया, आगे बढ़ाया, एंड इट्स कल्चर, और इसकी संस्कृति को आगे ले गए। कहाँ ले गए? इन द आइज ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी देशों की नज़रों में ऊपर उठाया अपने देश को और अपने देश की संस्कृति को। हिज लेक्चर्स एंड राइटिंग्स, उनके लेक्चर्स, उनके भाषण और उनकी जो लेखनी है, जो उनकी जो किताबें हैं, पोसेसेस अ क्लैरिटी, उसमें एक क्लैरिटी है, स्पष्टता है, एंड फोर्स, और उसमें एक ताकत है, विच कम्स नॉट ओनली फ्रॉम द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, विच कम्स, जो आती है, जो ये जो क्लैरिटी, स्पष्टता और जो ताकत है उनकी भाषण में और उनके राइटिंग्स में, लेखों में, वो आती है
न केवल नॉट ओनली फ्रॉम द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, न केवल भाषा पर महारत हासिल की वजह से आती है, बट इनकी लैंग्वेज पर महारत हासिल थी, बट ऑल्सो लेकिन बल्कि फ्रॉम हिज टोटल कमिटमेंट टू द कॉज ही वॉज वर्किंग फॉर, लेकिन बल्कि जो उनका जो कॉज था, जो उनका कारण था, जो उनका पर्पस था, जो उनका उद्देश्य था, ही वॉज वर्किंग फॉर, जिसके लिए वो काम कर रहे थे, उसके प्रति जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा ली थी, उसकी वजह से उनके लेक्चर्स में और उनके राइटिंग्स में ये क्लैरिटी और फोर्स आती है। इन द सीक्रेट ऑफ वर्क, ये जो चैप्टर है सीक्रेट या सीक्रेट ऑफ वर्क, काम का रहस्य, एन एक्सट्रैक्ट, ये एक सारांश है, पूरी किताब का निचोड़ है, फ्रॉम हिज कर्म योगा, उनकी जो किताब है कर्म योग, उसका ये निचोड़ है। स्वामी विवेकानंद गिव्स अ रिमार्केबल एक्सपोजिशन, स्वामी विवेकानंद देते हैं, क्या देते हैं, एक उल्लेखनीय एक्सपोजिशन, एक उल्लेखनीय व्याख्या करते हैं ऑफ द आइडिया ऑफ नन अटैचमेंट टू एक्शन, जो आइडिया है, जो विचार है, जो सोच है, कौन सी सोच, नन अटैचमेंट टू एक्शन, कर्म से नन अटैचमेंट, मतलब कर्म करो लेकिन उससे अटैच मत हो जाओ, उससे जुड़ मत जाओ, कर्म करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप जो कर सकते हैं अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, जब भी आप सोचिए कि आपके माता पिता जब आपके लिए कुछ काम करते हैं तो वो बदले में आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, और आप जब अपने माता पिता के लिए कुछ काम करते हैं तो आप भी उनसे कुछ आशा या उम्मीद नहीं रखते कि मैंने उनको आज 5,000 रुपया दिया, मैंने आज उनका इलाज करा दिया तो कल मुझे वो पैसा देंगे या वो भी मेरा इलाज करवाएंगे। इस प्रकार की उम्मीद हम रखते ही नहीं, हमारे मन में ही नहीं आता है। कभी आया है कि आपने कभी अपने माँ के लिए कोई काम कर दिया हो, माँ का हाथ बटा दिया हो, तो आपके मन में ये आया हो कि मैंने आज माँ का हाथ बटाया है, माँ को मैं आज हॉस्पिटल ले गया हूँ, माँ के लिए आज मैंने पानी भर दिया है, माँ के लिए आज मैंने खाना बना दिया है, मैं माँ के लिए आज मैंने बर्तन मांज दिया है। तो कल माँ से भी आप कुछ उम्मीद करते हैं? नहीं करते। पिता से कुछ उम्मीद करते हैं? नहीं करते। आपके माता पिता भी आपसे कोई उम्मीद नहीं करते। तो वहाँ पर जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से आप काम करते हैं, फल की चिंता नहीं करते, उसी प्रकार से जब आप अपने भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, इस वातावरण के लिए जब आप कुछ काम करें तो वहाँ पर भी आप कोई भी अटैचमेंट न रखें, काम कर दिया भूल गए। तो इस प्रकार इस पर जोर देते हुए उन्होंने इसकी व्याख्या की है, एक रिमार्केबल एक्सपोजिशन दिया है, व्याख्या दिया है इस किताब में। तो पूरी किताब पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका सारांश ही पढ़ लें तो वो और बड़ी बात है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि द माइजरीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो दुख है, माइजरीज मतलब दुर्गति, कष्ट, दुख, तो ये जो दुनिया का जो दुख है, कैन नॉट बी क्योर्ड, वो ठीक नहीं हो सकता, वो क्योर नहीं हो सकता बाय फिजिकल हेल्प ओनली, अगर हम उनकी सिर्फ फिजिकल हेल्प करें, केवल शारीरिक मदद के द्वारा दुनिया का दुख क्योर नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ शारीरिक फिजिकल हेल्प करें, उसको पैसा दे दें, उसको धन दे दें, दौलत दे दें, उस सब से दुनिया का दर्द नहीं जाने वाला, दुनिया की दुर्गति नहीं रुकने वाली। अनटिल मैंस नेचर्स चेंज, जब तक कि इंसान का नेचर चेंज नहीं होगा, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो सोच है, वो जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा, दुनिया का दुर्गति ख़त्म नहीं होने वाला है। हिज फिजिकल नीड्स विल ऑलवेज अराइज, उसकी जो फिजिकल नीड है, उसकी जो शारीरिक ज़रूरत है, भोग विलास की ज़रूरत, वो हमेशा ही बढ़ेगी, वो कभी कम होगी ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि इंसान, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनका जो सही में जो ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ मुख्य ज़रूरत है,
उनको पूरा करने के लिए इस धरती पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया भी, एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए ये पूरी दुनिया भी कम पड़ जाएगी। समझे? तो कहते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हिज फिजिकल नीड्स, इंसान की जो फिजिकल नीड है वो हमेशा ही बढ़ेगी, एंड माइजरीज, और जो दुर्गति है, विल ऑलवेज बी फेल्ट, वो हमेशा ही महसूस की जाएगी, एंड नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, और कोई भी मात्रा, जो पर्याप्त मात्रा जो है फिजिकल हेल्प का, विल रिमूव देम कम्प्लीटली, उनको पूरी तरीके से उनके माइजरीज को रिमूव नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता उसके दुर्गति को। कितने भी अमाउंट में आप उसको फिजिकल हेल्प कर दें, लेकिन उसकी दुर्गति ख़त्म नहीं होने वाली, उसका दर्द ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत से अमीर व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं है, आप अक्सर सुनते होंगे कि उनका तलाक हो गया, उन्होंने फांसी लगा ली, वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां खाता है, ड्रग्स लेता है, नशा करता है, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास तो धन दौलत पैसा पावर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुख में है, फिर भी वो तकलीफ़ में है, फिर भी उसकी दुर्गति है, उसके पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है? जब तक इंसान का नेचर नहीं चेंज होगा तब तक किसी भी अमाउंट में उसको फिजिकल हेल्प मिल जाए, वो उसके दुख को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकता। द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का जो केवल सॉल्यूशन है, जो केवल उसका निवारण है, इज़ टू मेक द मैन काइंड प्योर, वो ये है कि इस मानव जाति को, इस मैन काइंड को प्योर कर दो, शुद्ध कर दो, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से प्योर करना है उसको। इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ एविल, जो अज्ञानता है, ठीक है, जो अज्ञानता है, अनभिज्ञता है, जो मूर्खता है, वो हर एक बुराई की माँ है। ठीक है, बुराई की माँ है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि किसी को पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है तो वो अज्ञानी है, किसी को हिंदी पढ़ने नहीं आता है, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, दो का पहारा नहीं आता है, ओ आ लिखने नहीं आता है, तो वो अज्ञानी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच्चा जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है, वो हम आगे बात करेंगे। वो ज्ञान अगर इसे नहीं है तब फिर वो अज्ञानी है, और अज्ञानता जो है वो सभी बुराइयों की माँ है। एंड ऑफ ऑल द माइजरी, और जो सारे जो दुख हैं, सारा जो दुख है, वी सी, हम लोग जो देखते हैं, उसकी भी माँ है अज्ञानता। लेट मैन हैव लाइट, इंसान को प्रकाश मिलने दो। लेट देम बी प्योर, उसे प्योर होने दो, उसे पवित्र होने दो, शुद्ध होने दो। एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड, और उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शिक्षित होने दो। आध्यात्मिक रूप से उसे मजबूत और शिक्षित होने दो। आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शिक्षित का क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब नहीं होता कि आप सुबह शाम रामायण का पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, उसके बाद आप सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो भगवत गीता का पाठ कर तो रहे हैं, लेकिन जो उसमें जो लाइंस लिखी हैं, उसका जो सच्चा मीनिंग है, उसको आपको समझना होगा। और स्वामी विवेकानंद ने गीता को एक अलग तरीके से उसको आप लोगों के सामने पेश किया है। क्या पेश किया है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इंसान को प्योर होने दो, इंसान को आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने दो और शिक्षित होने दो। देन अलोन विल माइजरी सीज इन द वर्ल्ड, तब केवल जो माइजरी है, जो दर्द है, जो दुर्गति है, वो इस दुनिया में सीज हो जाएगा, अकेले मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए कहीं भी जगह नहीं बचेगी। वी मे चेंज एवरी हाउस ऑफ द कंट्री इन अ चैरिटेबल असाइलम। अब ये कहते हैं कि अगर वी मे चेंज, अगर हम चेंज कर दें एवरी हाउस, प्रत्येक घर को, इस देश के प्रत्येक घर को अगर हम बदल दें
इन अ चैरिटेबल असाइलम, एक दान देने वाले एक संस्था में बदल दें कि सारा घर सिर्फ दान दे, गरीबों को, दुखियारों को, हर एक घर, जितने भी घर हैं सब दानशील घर बन जाएं। वी मे फिल द लैंड विद हॉस्पिटल्स, हम इस धरती को अस्पतालों से भर दें। बट ह्यूमन माइजरी, लेकिन इंसान की जो दुर्गति है, विल कॉन्टिन्यू अनटिल मैंस कैरेक्टर चेंजेस, वो हमेशा ही जारी रहेगी जब तक कि इंसान का चरित्र चेंज नहीं होता। कुछ भी आप बदल दें, लेकिन जब तक इंसान का नेचर, इंसान का कैरेक्टर नहीं बदलेगा, उसका दुर्गति कम नहीं होने वाला। कौन सा कैरेक्टर, सब आगे पढ़ेंगे, धीरज रख करके सुनिए। वी रीड इन भगवद गीता, हम लोग भगवद गीता में पढ़ते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि वी मस्ट ऑल वर्क इंसेसेंटली, कि हम सभी को लगातार काम करते रहना चाहिए। वी कैन नॉट डू एनी वर्क, हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते, विच विल नॉट डू सम गुड समवेयर, जिसमें कुछ अच्छा न हो। कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होगी ही। देयर कैन नॉट ऑल्सो बी एनी वर्क, और ऐसा भी कोई काम नहीं होगा विच कॉज सम हार्म समवेयर, जिसमें कुछ हार्म न हो, जिसमें कुछ किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। ऐसा कोई काम है ही नहीं जिससे किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, जिसमें बुराई न हो। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई न हो, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें बुराई न हो। एवरी वर्क मस्ट नेसेसरीली, सभी काम जो हैं वो आवश्यक रूप से बी अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड एविल, आवश्यक रूप से सभी कामों का, सभी कर्म जो हैं वो अच्छाई और बुराई का मिक्सचर होते हैं। कोई भी काम आप देख लीजिए, उसमें अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। आपको लगेगा कि ये काम हम कर रहे हैं वो एकदम सही है, आपके लिए सही होगा, किसी और के लिए वो गलत होगा। येट वी आर कमांडेड टू वर्क इंसेसेंटली, फिर भी हमें, वी आर कमांडेड, हम लोगों को कमांड दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। गुड एंड एविल विल बोथ हैव देयर कॉन्सिक्वेंसेस, जो अच्छाई है और जो बुराई है उनके दोनों के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अपने अपने परिणाम होंगे। उन सब का अपना अपना जो परिणाम निकलेगा वो बाद में निकलेगा, लेकिन हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। गुड एक्शन विल इंटेल अपॉन अस अ गुड इफेक्ट, जो गुड एक्शन है, जो अच्छा काम है, वो हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट, अच्छा प्रभाव डालेगा। एंड बैड एक्शन बैड, और जो बुरा काम है वो बुरा प्रभाव इफेक्ट डालेगा। बट लेकिन गुड एंड बैड, जो अच्छा कर्म है, गुड एक्शन है और बैड एक्शन है, बोथ दोनों जो है वो फॉर्ज फेटर्स फॉर द सोल, वो आत्मा के लिए फॉर्ज फेटर्स हैं, वो आत्मा के चारों तरफ बेरियां बनाते हैं। आप अच्छा भी काम कर रहे हैं और चाहे बुरा भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे आत्मा के चारों तरफ बेरियां बना देती है, वो हमारे आत्मा को जकड़ लेती है। द सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अच्छा काम किए फिर भी गए, बुरा काम किए फिर भी गए, क्योंकि हमारे आत्मा के चारों तरफ बेड़ियां बन रही हैं, हमारी आत्मा जकड़ी जा रही है उस अच्छे और बुरे काम के। अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो, दोनों ही हमारे आत्मा को जकड़ रही हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन रीच्ड इन द गीता, सॉल्यूशन जो है वो गीता में मिलता है। क्या मिलता है? इन रिगार्ड टू दिस, मतलब इस संबंध में गीता में सॉल्यूशन मिलता है, इसका सॉल्यूशन मिलता है। क्रैम्पिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वर्क, वर्क का जो ये जो क्रैम्पिंग इन्फ्लुएंस है, वर्क का जो प्रभाव जो हमारे ऊपर, हम जो कर्म करते हैं उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर जो पड़ता है वो ये है, इज़ दैट, वो ये है कि इफ़ वी डू नॉट अटैच आवर सेल्व्स टू इट, इट विल नॉट होल्ड आवर सोल इन बॉन्डेज। ध्यान से सुनिएगा, इफ़ वी डू नॉट अटैच आवर सेल्व्स टू इट, कि अगर हम लोग, इफ़ वी डू नॉट अटैच, अगर हम लोग अटैच नहीं होते, जुड़ नहीं जाते, चिपक नहीं जाते, आवर सेल्व्स खुद से,
टू इट, इन कामों से, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो, इससे जुड़ नहीं जाना है, अटैच नहीं हो जाना है। इट विल नॉट होल्ड आवर सोल इन बॉन्डेज, तब ये हमारे आत्मा को बंधन में नहीं बांध सकता। सब क्लियर होगा, धीरे धीरे सुनते जाइए। अगर हम अच्छे काम या बुरे काम से अटैच न हो जाएं तो ये हमारे आत्मा को बॉन्डेज में, बंधन में नहीं बांध सकता। दिस इज द वन सेंट्रल आइडिया इन द गीता। गीता में ये एक प्रमुख आइडिया, जो सेंट्रल, गीता का जो मुख्य आइडिया है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि वर्क इंसेसेंटली, निरंतर काम करते रहो, बट बी नोट अटैच टू इट, लेकिन इससे अटैच मत हो जाओ, चिपक मत जाओ। टू यूज द सिमिल ऑफ अ लेक फॉर द माइंड, अगर हम, सिमिल मतलब होता है उपमा देना या तुलना करना, अगर हम अपने माइंड की तुलना, अपने मन की तुलना अगर हम किसी लेक से करें, किसी झील से करें, किसी तालाब से करें, नो रिपल और वेव दैट राइजेज इन इट डाइज आउट entirely, but it leaves a mark and there is a possibility of that wave coming out again। कि कोई भी, नो रिपल और वेव, कोई भी तरंग या कोई भी लहर ऐसा नहीं है दैट राइजेज इन इट, जो इसमें उत्पन्न होती है। हमारे दिमाग में भी लहर या तरंग उत्पन्न होती है और झीलों में भी, नहरों में भी तरंग या लहर उत्पन्न होती है। वो कोई भी लहर ऐसा नहीं है जो मर जाता है, डाइज आउट इंटायरली, पूरी तरीके से मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट लेकिन इट लीव्स अ मार्क, लहर तो आती है चली जाती है, लेकिन ये एक मार्क, एक निशान छोड़ देता है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और एक संभावना है, ऑफ दैट, उसकी एक संभावना है कि वेव कमिंग आउट अगेन, कि दोबारा वो जो तरंग है वो दोबारा हमारे अंदर या उस नहर में आ सकती है, उस झील में आ सकती है। तो इस, वो जो दोबारा जो तरंग आ सकती है, दिस मार्क, और ये जो निशान है, उस तरंग आई, तरंग गई और उसने जो निशान छोड़ दिया हमारे ऊपर, तो दिस मार्क विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द वेव रीअपियरिंग, और उसकी पॉसिबिलिटी के साथ, उसकी संभावना के साथ कि वो जो वेव है वो फिर से अपीयर होगा, फिर से प्रकट होगा, इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड संस्कारा। और वो क्या कहलाता है? वो संस्कार कहलाता है। हमारा जो संस्कार है, जो हम नित्य प्रतिदिन काम करते हैं, वो हमारे ऊपर एक प्रभाव छोड़ देती है, और वो फिर जो प्रभाव छोड़ देती है वो फिर से हमें वो काम करना पड़ता है। जब वो फिर से तरंग आएगी तो फिर से दोबारा हम वो काम कर जाएंगे। आपने एक कहानी सुना होगा, एक चोर की, जो बाद में महात्मा बन जाता है, सब कुछ छोड़ देता है चोरी वगैरह, लेकिन वो जो कंटिन्यू जो चोरी करता रहता है, तो वो न चाहते हुए भी कहीं से कुछ, वो चाह नहीं रहा है, वो जानबूझ करके नहीं चुराता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को चुरा लेता है, क्योंकि बार बार जो उसने काम किया है वो स्वतः ही उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप किसी क्रिकेटर को देखिएगा, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं गेंद को खेलने के लिए। एक बहुत ही फास्ट बॉलर है जो 150 की स्पीड में बॉलिंग करता है, उसके गेंद को खेलना, हम आप जाएंगे तो जैसे ही वो गेंद फेंकेगा आपको गेंद दिखाई भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रोज़ उस रफ्तार की गेंद को प्रैक्टिस करते हैं, वो आसानी से उसको मार देते हैं। गेंद आया और बिना सोचे ही उनका जो बैट है वो उस तरफ घूम जाएगा जिस तरफ उस गेंद को मारना है। स्वतः ही वो गेंद छक्का चौका इक्की दुग्गी चला जाता है। वो सोचते नहीं है कि ऐसे, क्योंकि उसमें 0.001% का टाइम मिलता है, उसमें बल्ले को घुमाना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। जो वो काम निरंतर जो वो प्रैक्टिस करते हैं उनकी वजह से उनका बल्ला घूम जाता है। ठीक है, ये जो ऑटोमेटिक काम होता है इसी को संस्कार कहा जाता है। और यही एक तरंग है, जो संस्कार है हमारे ऊपर, जो प्रभाव, जो मार्क छोड़ता है, उसी की वजह से हम वो काम दोबारा कर पाते हैं। तो अच्छा काम जो हम करते हैं और जो बुरा काम करते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव छूटता रहता है। कॉन्टिन्यूसली अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कभी भी आप चाह करके भी बुरा काम नहीं कर सकते। और कोई लगातार बुरा कर रहा है या बुरा सोच रहा है तो वो ना चाहते हुए, नहीं चाहता है कि वो बुरा काम करे, लेकिन फिर से उस मजबूरी में उससे वो हो जाता है,
फिर वो पछताता ओह क्यों किया। तो उसने जो पास्ट में जो वो बार बार जो रिपीट करता है, तो वो जो तरंगे आती हैं और जाती हैं वो उसके मन पर एक छाप छोड़ देती है। उसके अनकॉन्शियस माइंड, जो एक अचेतन मन है, अचेतन दिमाग है, उसमें छाप छोड़ देती है। और जब वक्त आता है तो फिर ऑटोमेटिकली उससे वो काम हो जाता है। एवरी वर्क दैट वी डू, हर एक काम जो हम लोग करते हैं, एवरी मोमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर का हर पल, एवरी थॉट दैट वी थिंक, हर एक सोच जो हम सोचते हैं, लीव्स वो छोड़ती है, सच एन एक्सप्रेशन ऑन माइंड, वो हमारे दिमाग पर इसी प्रकार का एक्सप्रेशन छोड़ती है कुछ। एंड इवन व्हेन द इम्प्रेशंस आर नॉट ऑब्वियस ऑन द सरफेस, और जबकि इम्प्रेशंस जो है, जो प्रभाव हैं, आर नॉट ऑब्वियस, वो स्पष्ट नहीं है सतह पर, दे वर्क इन द सबकॉन्शियस रीजन ऑफ द ब्रेन, वो ब्रेन के सबकॉन्शियस रीजन में वो वर्क करते हैं। ब्रेन का जो सबकॉन्शियस रीजन है उसमें वो वर्क करता है। ठीक है। अचेतन मन, हमने अभी जो आपको बोला है कि बार बार जो काम आप सोचेंगे, एवरी थॉट वी थिंक, एवरी मोमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर का हर एक जो मूवमेंट है, जो हरकत है उसका, एवरी वर्क, जो हमारे काम जो हम लोग करते हैं वो हमारे ऊपर ऐसा इम्प्रेशन छोड़ता है जो इम्प्रेशन स्पष्टतः दिखाई नहीं पड़ता, जो स्पष्ट नहीं है सतह पर बाहर में, लेकिन वो दे वर्क, वो जो इम्प्रेशंस हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का जो सबकॉन्शियस रीजन है, जो अचेतन मन है, वो हम अभी बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि ये इंसान इस प्रवृत्ति का है, अच्छा है या बुरा है, वो अच्छा इंसान है। लेकिन उसने जो बार बार जो चीज़ें सोची हैं, अगर आप कोई बार बार कोई गंदी बात अगर आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, सोचते रहते हैं, 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 तो वो प्रत्यक्षतः ऑब्वियसली वो दिखाई नहीं देता सामने से, और आप वास्तव में बुरे इंसान भी नहीं हैं, लेकिन आपने बार बार वो बुरी बातें, गंदी बातें आपने सोची हैं, तो वो जो गंदी बातें जो आप हर वक्त सोचेंगे, वो आपके माइंड, दिमाग में दो ब्रेन होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, जो जिसके बारे में आपको पता है, आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो हमेशा करते हैं, वो है सचेतन मन। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। ठीक है, वो इस काम को करता है, जब वक्त आता है तब वो कर लेता है। जैसे पलक झपकना, आप जान करके पलक नहीं झपकते कि चलो बहुत देर हो गया, ऐसे पलक झपक लेते हैं। खाना खाना, तो आप जान बूझ करके अपने हाथ को मुंह में नहीं डालते, स्वतः ही आपका हाथ आपके मुंह में चला जाता है, स्वतः ही आपकी पलकें झपक जाती हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो स्वतः ही वो काम हो जाता है। अगर आपके शरीर में कहीं मच्छर काटता है तो बिना सोचे ही ऐसे कुछ दर्द होता है तो तुरंत वहाँ पर हाथ चला जाता है, कुछ हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो वो सबकॉन्शियस जो रीजन है माइंड का, वो करता है ये सारी चीज़ें। तो बार बार अगर आप कोई अच्छी बात या बुरी बात सोचें तो ऑटोमेटिकली ऐसा वक्त आएगा जब आपसे बुरा हो जाएगा। वहीं पर अगर आप प्रतिदिन अगर आप अच्छी बातें सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई बुरा करने का जो वक्त आएगा कि चलो इसने मेरे साथ बुरा किया, अब हम इसको पीटते हैं, तो आप पीटने के लिए विदा होंगे, वहाँ तक जाएंगे भी और शायद हाथ भी उठा दें, लेकिन आप उसको चाह करके भी आप उसको मार नहीं सकते। समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपने हमेशा से ही अपने मन में अच्छा सोचा है। तो ये सब हमारे बार बार सोचने, हमारे बार बार कोई काम करने के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ देता है, एक प्रभाव छोड़ देता है, छाप छोड़ देता है। व्हाट वी आर इज डिटरमाइंड, जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो हम लोग दृढ़ निश्चय करते हैं, एवरी मोमेंट बाय द सम टोटल ऑफ इम्प्रेशंस ऑन द माइंड, हर एक पल जो भी हम करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे माइंड के ऊपर में जितने भी इम्प्रेशंस पड़ते हैं हमारे कर्मों के द्वारा, उसका टोटल जो होता है वही हर पल हमसे करवाता है। ठीक है, व्हाट आई एम जस्ट एट दिस मोमेंट, मैं जो कुछ भी हूँ इस वक्त, मैं आपके सामने अगर एक टीचर हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ
अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है कि अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे बार बार मेरे द्वारा किए गए रिपीटेड वर्क की वजह से ऐसा हो रहा है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर मैं एक बुरा इंसान हूँ, अगर मैं कुछ गलत हरकत करता हूँ तो वो मेरे बार बार रिपीट किए गए मेरे कर्मों की वजह से है। तो व्हाट आई एम जस्ट एट दिस मोमेंट, मैं जो कुछ भी हूँ इस वक्त, इज़ द इफेक्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑल इम्प्रेशंस ऑन माई पास्ट लाइफ। तो मेरे जो बीते हुए जो मेरी ज़िंदगी है, उस मेरी बीती हुई पास्ट लाइफ में, मेरी बीती हुई ज़िंदगी में जो ऑल द इम्प्रेशंस, जो सारे प्रभाव पड़े हैं, उनका जो पूरा जो टोटल है, उसका योग जो है, जोड़ जो है, उसी का प्रभाव है जो मैं आपके सामने इस वक्त हूँ। हम जो कुछ भी अपने पुराने ज़िंदगी में दोहराएंगे वही हम बन जाएंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे। दिस इज़ रियली व्हाट इज़ मीन्ट बाय कैरेक्टर। और यही होता है कि चरित्र का क्या महत्व होता है, कैरेक्टर का क्या महत्व होता है, यही है। ईच मैन्स कैरेक्टर, प्रत्येक इंसान का कैरेक्टर इज़ डिटरमाइंड, वो निर्धारित होता है बाय द सम टोटल, कुल योग, कुल जोड़ के बराबर ऑफ दीज इम्प्रेशंस, ये जो प्रभाव पड़ते हैं उनके कर्मों की वजह से, उनके सोच की वजह से, वही उनके कैरेक्टर को बनाता है, इंसान को वैसा ही बनाता है। इफ़ गुड इम्प्रेशंस प्रिवेल, अगर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, अगर अच्छे प्रभाव प्रबल होते हैं आपके अंदर में, प्रिवेल होते हैं, प्रबल, अच्छा प्रभाव अगर मजबूत होता है, द कैरेक्टर बिकम्स गुड, तब आपका कैरेक्टर, चरित्र अच्छा होता है। इफ़ बैड, और अगर बड़े प्रभाव आपके ऊपर में पड़ते हैं, बुरे प्रभाव, इट बिकम्स बैड, तब वो बुरा बनता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ठीक है, लेकिन उनके काट के लिए वो कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। एक कहते हैं कि संगत, जैसा संगत रहेगा वैसे हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, जैसी संगत वैसा प्रभाव। क्योंकि आपकी संगत 24 घंटे अगर आप जिस माहौल में रहेंगे, वही सोचेंगे, वही करेंगे, तो आप भी वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन एक कहावत ये भी है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, जो उत्तम प्रकृति का इंसान है, उसको कुसंगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि भले ही आपके चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, जल में रह कर के भी कमल के फूल में, कमल के पत्तों पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बुराई में रह कर के भी, बाहर में ना बुराई है, आपके मन में तो बुराई नहीं है। आप जो बुराई हो रही है आपके चारों तरफ, आपकी संगति में, आप तो वो बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप तो वो बुरा नहीं कर रहे हैं। जब आप सोचेंगे बुरा, जब आप करेंगे बुरा, तब आप बुरा इंसान बनेंगे। संगति में रह करके बुरा इंसान नहीं बनेंगे। हाँ, संगति में रह करके वैसा सोचने पर, वैसा करने पर आप बुरा इंसान बनेंगे। तो यही कहावत है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन के पेड़ में विष नहीं आ जाता, लेकिन उसमें चारों तरफ सांप लटका रहता है, तो सांप उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसको अपने अंदर आने ही नहीं देता। ठीक है, तो इफ अ मैन कॉन्टिन्यूसली हियर्स बैड वर्ड्स, अब ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान लगातार बुरे शब्द सुनता है, गालियाँ सुनता है, या फिर कुछ बुरी बातें सुनता है। आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ रहिएगा तो वो लड़कियों के बारे में या फिर किसी इंसान के बारे में, कोई भी बात, कोई भी कुछ भी, किसी चीज़ के बारे में गंदी बातें करेंगे। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली, जब आप गंदी बातें सुनेंगे, रोज़ प्रतिदिन अगर आप बैड वर्ड्स सुनेंगे, और सुनना कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया आपने, लेकिन वहीं पर इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया तो ठीक, बट लेकिन थिंक्स बैड थॉट्स, लेकिन जब आप बुरी चीज़ें सोचेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे, डज बैड एक्ट्स, और अगर आप बुरा काम भी कर लेंगे, हिज माइंड विल बी फुल ऑफ बैड इम्प्रेशंस, तब उनके दिमाग पर, उनके मन पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। और जब बुरे प्रभाव, इम्प्रेशन पड़ेंगे, तब वो हमारे कर्म में वो दिखाई देंगे, सब कॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा, और वक्त आने पर वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा।
एंड दे विल इन्फ्लुएंस हिज थॉट, और ये जो बुरे इम्प्रेशंस जो पड़ेंगे सुनने से, सोचने से और करने से, आप अपने दोस्तों के साथ रहे, उन्होंने गंदी गंदी बातें की, आपने गंदी गंदी बातें सोची और कुछ गंदी हरकतें कर भी ली, तो इसकी वजह से उसके माइंड पर बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और ये जो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, दे विल इन्फ्लुएंस, और वो जो बैड इंप्रेशंस हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, वो उनको उकसाएंगे, उनको प्रभावित करेंगे। किस चीज़ के लिए? हिज थॉट, उनके विचार को, उस इंसान के विचार को वो चीज़ इंप्रेशंस प्रभावित करेंगे। एंड वर्क विदाउट हिज बीइंग कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, और वो काम वो करेगा हिज बीइंग कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, और उस बात को से कॉन्शियस होते हुए भी, उस बात से सचेत होते भी, सचेत यहाँ से, एंड दे विल इन्फ्लुएंस हिज थॉट, और वो इम्प्रेशंस उनके थॉट को, उसके सोच को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। एंड वर्क, और वो काम करेगा वो इंसान विदाउट हिज बीइंग कॉन्शियस, बिना कॉन्शियस हुए, बिना सचेत हुए, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सच बात है, उससे सचेत हुए बिना ही वो उसके काम हो जाएंगे, वो कर लेगा, उसका दिमाग उससे काम करवा लेगा, उसकी सोच उस व्यक्ति से वो गंदा काम करवा लेगी। दीज बैड इंप्रेशंस विल ऑलवेज बी वर्किंग, और ये जो बैड इंप्रेशंस, जो बुरे प्रभाव जो पड़े हैं, विल ऑलवेज बी वर्किंग, वो हमेशा काम करता रहेगा उस इंसान को, उस इंसान से गंदा काम करवाने के लिए, उस इंसान के थॉट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एंड दियर रिजल्टेंट, और इसका जो परिणाम निकलेगा, मस्ट बी एविल, वो बहुत ही बुरा परिणाम निकलेगा। एंड द मैन विल बी अ बैड मैन, और वो इंसान एक बुरा आदमी बन जाएगा। ही कैन नॉट हेल्प इट, वो इसकी मदद नहीं कर सकता, वो चाह करके भी कि मैं बुरा आदमी नहीं बनूं, मैं बुरा काम नहीं करूं, वो अपनी मदद नहीं कर सकता। द सम टोटल ऑफ दीज इम्प्रेशंस, इन प्रभावों का जो सम टोटल है, जो कुल योग है, इन हिम, उसके अंदर, विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मोटिव पावर फॉर डूइंग बैड एक्ट्स, वो उसके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत मोटिव पावर जनरेट कर देगी, उसके अंदर में एक मजबूत मोटिवेशन जो होता है, करने की इच्छा शक्ति, वो उसके अंदर में, गलत काम करने की इच्छा शक्ति उसके अंदर में मजबूत कर देगी, और वो गलत काम करेगा। ही विल बी लाइक अ मशीन, वो एक मशीन के जैसा बन जाएगा। और वो कैसा मशीन होगा? किसके हाथ में होगा वो मशीन? इन द हैंड्स ऑफ हिज इम्प्रेशंस, और जो उन पर प्रभाव पड़े हैं, उन प्रभावों के हाथ में वो इंसान चला जाएगा। एंड दे विल, और वो जो इम्प्रेशंस हैं, दे विल फोर्स हिम, वो इम्प्रेशन उनको, उस व्यक्ति को फोर्स करेगी, उसको ज़बरदस्ती करेगी टू डू एविल, गलत काम करने के लिए। सिमिलरली, उसी प्रकार, इफ़ अ मैन थिंक्स गुड, अगर कोई इंसान अच्छा सोचे, थॉट्स, गुड थॉट्स, अगर वो अच्छी बातें सोचे, एंड डज गुड वर्क, और अच्छा काम करे, द सम टोटल ऑफ दियर इम्प्रेशंस, और उनका जो इम्प्रेशन का जो टोटल होगा, विल बी गुड, वो अच्छा होगा। एंड दिस, और यह, इन अ सिमिलर मैनर, उसी प्रकार, विल फोर्स हिम, और ये जो इम्प्रेशंस होंगे अच्छे काम के, वो उसे मजबूर करेंगे टू डू इवन इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, उसके ना चाहते हुए भी उससे अच्छा काम करवाएंगे। व्हेन अ मैन हैज़ डन सो मच गुड वर्क्स, अगर एक आदमी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, एंड थॉट सो मैनी गुड थॉट्स, और बहुत ही अच्छे विचार उसने सोचे हैं, अच्छे विचार सोचे हैं, गंदे विचार नहीं कि मैं बड़ा होकर के ये बनूंगा, मुझे अपने समाज के लिए ये करना है, मुझे अपने माता पिता के लिए ये करना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे अपने इस वातावरण के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है, अच्छी चीज़ें करना है, मेहनत के दम पर, चोरी डकैती करके, किसी को ठग करके नहीं। वो रोज़ अगर अच्छी बातें सोच रहा है, तो अगर वो गलत काम करना भी चाहे, उसे ऐसा मौका भी मिलेगा कि उसको घूस लेना पड़े, या फिर उसको किसी से दलाली करनी पड़े, या किसी को सताना पड़े, तो वो चाह कर के भी वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता।
अगर उसने बचपन से ही सिर्फ अच्छी बातें सोची है, अच्छे कर्म किए हैं तो। व्हेन अ मैन हैज़ डन सो मच गुड वर्क्स, अगर किसी इंसान ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, एंड थॉट सो मैनी गुड थॉट्स, और अगर बहुत अच्छी अच्छी सोच उसने सोचे हैं, दैट देयर इज़ एन इरेसिस्टेबल टेंडेंसी इन हिम, तब उसके अंदर में एक इरेसिस्टेबल टेंडेंसी, एक अनिवार्य जो उसकी प्रवृत्ति है जिसको रेसिस्ट नहीं किया जा सकता, वो इरेसिस्टेबल है, उसको रोका नहीं जा सकता, ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर में पैदा हो जाती है। टू डू वेल, अच्छा करने की प्रवृत्ति, जो वो चाह करके भी नहीं बुरा कर सकता। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद के चाहने के बावजूद भी वो बुरा नहीं कर सकता। एंड इवन इफ ही विशेज टू डू एविल, और अगर वो चाहे बुरा करने का, फिर भी वो बुरा नहीं कर सकता। हिज माइंड, उसका मन, उसका दिमाग, एज द सम टोटल ऑफ हिज टेंडेंसीज, और उसकी जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, उसके जो उसने जो पास्ट में जो काम किए हैं, विल नॉट अलाउ हिम, वो उसे अनुमति नहीं देगी टू डू सो, बुरा करने की, ऐसा करने की। दीज विल होल्ड हिम बैक, वो उसे वापस खींच लेगी, वापस बुला लेगी। व्हेन सच इज़ द केस, जब ऐसा केस आता है, जब ऐसी घटना घटती है, द मैन्स गुड कैरेक्टर इज सेड टू बी एस्टेब्लिश्ड, तब इंसान का अच्छा चरित्र, ऐसा कहा जाता है कि इंसान का अच्छा चरित्र एस्टेब्लिश हो चुका है, स्थापित हो चुका है, मतलब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। एज द टॉर्टाइज, जैसे कि कछुआ, टक्स इट्स फीट, वो अपने फीट को, अपने पैर को, एंड हेड, और अपने सर को, इनसाइड द शेल, अपने उसका जो शेल होता है, उसके चारों तरफ की जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर में खींच लेता है, टक कर लेता है। एंड विल नॉट कम आउट, और वो बाहर नहीं निकलता, ना वो अपना सर बाहर निकालेगा, ना अपना पैर बाहर निकालेगा। इवन दाउ, उसके बावजूद भी, यू में ब्रेक द शेल इनटू पीसेज, उसके शेल को, उसके चारों तरफ के आवरण को, उसको तुम टुकड़े में भी काट दोगे, तोड़ भी दोगे, फिर भी वो अपना सर और अपना पैर बाहर नहीं निकालेगा। इवन सो द कैरेक्टर ऑफ द मैन, और वही उसी प्रकार का आदमी हो जाता है कौन, जो कैरेक्टर ऑफ द मैन है, जो चरित्र का जो आदमी होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है, वो इंसान। हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज मोटिव्स, जिसने अपने मोटिव्स, अपने सोच, अपने विचार पर जिसने कंट्रोल कर लिया है। एंड ऑर्गन्स, अपने अंगों पर जिसने कंट्रोल कर लिया है। इज़ अनचैलेंजेबली एस्टेब्लिश्ड, वो निर्विवाद रूप से एस्टैब्लिश हो चुका है, स्थापित हो चुका है, वो चाह करके भी खुद को नहीं बदल सकता। ही कंट्रोल्स हिज ओन इनर फोर्सेस, वो अपने आंतरिक ताकतों को कंट्रोल करता है। और वो कैसे कैरेक्टर बिल्ड कैसे होता है, जो अपने आंतरिक, अपने ऊपर जो कंट्रोल कर लेता है, वो कैसे होता है, वो बार बार सोचने से, कोई भी बात बार बार करने से, बार बार सुनने से वो चीज़ें बिल्ड होती हैं, बनती हैं। तो वो इंसान क्या करता है, ही कंट्रोल्स हिज ओन इनर फोर्सेस, वो अपने आंतरिक ताकतों पर कंट्रोल कर लेता है। एंड नथिंग कैन ड्रॉ देम आउट अगेंस्ट हिज विल, और नथिंग, कुछ भी चीज़, कैन ड्रॉ देम आउट, उसको बाहर नहीं निकाल सकती, उससे नहीं करवा सकती, अगेंस्ट हिज विल, उसके इच्छा के विरुद्ध, कोई भी इंसान उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकता। अगर कोई अच्छा बन चुका है तो उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके विल के विरुद्ध आप उसे बुरा नहीं करवा सकते, और अगर कोई बुरा बन चुका है तो उससे आप अच्छा नहीं करवा सकते। वो ना चाहते, वो नहीं चाहेगा, फिर भी वो बुरा कर देगा। तो अगर कोई बुरा बन चुका है तो उसको अच्छी संगति में जानी पड़ेगी, उसको बार बार अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा सुनना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, तब वो महीनों की मेहनत के बाद, सालों की मेहनत के बाद वो फिर अच्छा इंसान बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बन गया तो बन गया, वो खुद को बार बार अच्छी बातें सुन करके, अच्छी बातें सोच करके, अच्छी बातें कर करके वो कर सकता है। इसलिए ना गांधी जी के 3 बंदर की कहानी प्रमुख है। गांधी जी का एक बंदर जो आंख बंद करता है, एक बंदर जो कान बंद करता है, और एक बंदर जो अपना मुंह बंद करता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो।
क्योंकि यही बुरा बोलने, सुनने और कहने से ही इंसान का कैरेक्टर बिल्ड होता है। बाय दिस कॉन्टीन्यूअस रिफ्लेक्स, ये जो लगातार जो ये रिफ्लेक्स, ये जो परावर्तन जो होता है, जो रिफ्लेक्शन जो निकलता है किस चीज़ का, ऑफ गुड इम्प्रेशंस, जो अच्छे जो इम्प्रेशंस जो हैं, जो अच्छे प्रभाव हैं, मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द माइंड, जो माइंड के सतह से मूव करते हैं, दिमाग से जो रिफ्लेक्शन आता है, जो इम्प्रेशन आता है, जो बार बार हमने सोचा है, जो बार बार हमने करा है, द टेंडेंसी टू डू गुड, जो अच्छा करने की जो प्रवृत्ति है, बिकम्स स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत हो जाती है। एंड इन कॉन्सिक्वेंस, और इसके परिणाम स्वरूप, वी आर एबल टू कंट्रोल द इंद्रियाज, तब हम लोग अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लायक बन जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स एंड नर्व सेंटर्स, हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, जीभ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और जो हमारा नर्व सेंटर्स, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, उन पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी बाहरी इंद्रियों और हमारे भीतरी इंद्रियों पर। दस अलोन इज़ द कैरेक्टर फॉर्म्ड, और इस प्रकार से कैरेक्टर बनता है, चरित्र बनता है। एंड ओनली अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और वो चरित्र वाला व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, जो मैन ऑफ कैरेक्टर है, जो चरित्र, जिसका चरित्र बन चुका है, कैन गेट द ट्रूथ, वही सच्चाई को हासिल कर सकता है, वही सत्य की प्राप्ति कर सकता है, सत्य की खोज कर सकता है। सच अ मैन इज सेफ फॉर एवर, और ऐसा इंसान वो हमेशा के लिए ही, सबके लिए ही सेफ होता है, सुरक्षित होता है। ही कैन नॉट डू एनी एविल, वो कोई भी बुराई नहीं कर सकता, कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। यू मे प्लेस हिम इन एनी कंपनी, तुम उसे किसी भी कंपनी में उसे तुम दे दो, किसी भी कंपनी मतलब किसी भी ग्रुप में उसे डाल दो, अच्छे लोगों के समूह में रख दो, बुरे लोगों के समूह में रख दो। बट देयर विल बी नो डेंजर फॉर हिम, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कोई भी खतरा नहीं होगा। देयर इज ए स्टिल हायर स्टेट, अभी भी एक बहुत ऊंचा एक अवस्था है, देन हैविंग दिस गुड टेंडेंसी, इस गुड टेंडेंसी उसके पास होने के से भी ज़्यादा अच्छा एक उच्च अवस्था होती है। किसी के पास अगर अच्छी आदतें हैं, अच्छा अगर कोई किसी के पास टेंडेंसी है, तो इससे भी बढ़ करके अच्छी आदतें, चलो आप बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं, आपने कभी कोई बुराई नहीं की, आपने अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लिया है, आप चाह करके भी बुरा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? कोई आपको करोड़ों का ऑफर दे रहा है कि उस इंसान को जान से मार दो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दूंगा। कोई इस प्रकार से आपको ऑफर दे रहा है, फिर भी आपने अपना कैरेक्टर इस प्रकार से बिल्ड कर लिया है, बना लिया है कि आप बुरा कर ही नहीं सकते, तब तक ठीक है। लेकिन देयर इज ए स्टिल हायर स्टेट, लेकिन यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, इससे भी ऊंचा एक अवस्था है, इससे भी उच्च कोटि की एक अवस्था है। देन हैविंग दिस गुड टेंडेंसी, ये जो अच्छी आदतें आपने बिल्ड कर ली, अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लिया, इससे भी ऊपर एक अवस्था है। एंड दैट इज द डिजायर फॉर लिबरेशन, और वो अवस्था क्या, कौन सी है? इससे ऊपर क्या है? डिजायर फॉर लिबरेशन, आज़ादी की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। और ये मुक्ति की इच्छा क्या है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लिबरेशन मीन्स फुल फ्रीडम, मुक्ति का मतलब पूरी आज़ादी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है अच्छे इंसान कैसे बने, इंसान का कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है। तो चलिए, सब अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा ही परिणाम होता है इस जीवन में, आज न कल, परसों, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। अगर आप बुरा काम करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो उसका बुरा प्रभाव ही आप पर पड़ेगा। लेकिन आप अच्छा काम करते हैं तो आपका कैरेक्टर अच्छा बिल्ड हो गया, आप अच्छे इंसान बन गए, आप चाह करके भी बुरा नहीं कर सकते। लेकिन तब आपको चाहिए कि आप उससे भी एक कदम ऊपर पहुँचें। तब जब आप ये बन जाएंगे, तब आप स्वतः ही एक कदम ऊपर जाना चाहेंगे, जिसके बाद आपको पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। आप अच्छा क्यों बने हैं?
अच्छा इसलिए बने हैं ताकि आपको सुकून मिले, आपके जीवन में दुख ना हो, तकलीफ ना हो। तो सिर्फ अच्छा बनने से ही, अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपना कैरेक्टर बना लेने से ही आपके जीवन का दुख कम नहीं होगा। आपके जीवन की जो माइजरीज हैं, जो तकलीफ है, वो वहीं पर अच्छा बन करके ही आपके जीवन का दुख खत्म नहीं हो जाएगा। अच्छा बनने के बाद, अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर लेने के बाद उससे एक कदम ऊपर आपको जाना पड़ेगा। अब हम आपको ले चलते हैं उससे एक कदम ऊपर, और वो क्या है? लिबरेशन, मुक्ति। और वो किस चीज़ की मुक्ति? जीवन से मुक्ति नहीं भाई साहब। मुक्ति का मतलब लोग सोचते हैं कि चलो मुक्त हो जाएंगे, जीवन मर जाएंगे। अरे वो मुक्ति नहीं, वो तो अंत है, वो तो खत्म हो गया। खत्म होने से पहले मुक्त होना है, मरने से पहले मुक्त होना है। और जितनी जल्दी मुक्त हो जाएंगे उतनी जल्दी जीवन में सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ नहीं दे सकती। तो वो मुक्ति कौन से? तो वो जो लिबरेशन है, तो लिबरेशन का क्या मतलब? लिबरेशन मीन्स फुल फ्रीडम। लिबरेशन का मतलब पूरी आज़ादी। और कौन कौन सी आज़ादी? फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ एविल, बुराई के बंधन से आज़ादी। अ गोल्डन चेन इज एज मच अ चेन एज एन आयरन वन। एक सोने की चेन जो है वो एक लोहे के चेन के समान है। दोनों चेन ही हैं, दोनों तो जंजीर ही है। चाहे आप सोने का चेन पहनो, लोहे का चेन पहनो, दोनों है तो चेन ही। आप अपने हाथ पैर को लोहे के चेन से बांध दो, लोहे की हथकड़ी लगा दो, या फिर आप अपने हाथ पैर को सोने के बंधन से बांध दो, है तो बंधन ही। देयर इज अ थॉर्न इन माई फिंगर, मेरे अंगुली में एक कांटा चुभ गया। एंड आई यूज़ अनदर, और अगर मैं दूसरे कांटे का उपयोग करता हूँ, टू टेक द फर्स्ट वन आउट, कि ये पहला कांटा निकालने के लिए, कांटे से ही कांटा निकलता है, तो मेरे अंगुली में एक कांटा चुभ गया। एंड आई यूज़ अनदर, और मैं दूसरे कांटे का उपयोग करता हूँ, टू टेक द फर्स्ट वन आउट, पहले कांटे को बाहर निकालने के लिए। एंड व्हेन आई हैव टेकन इट आउट, और जब मैंने उस पहले कांटे को बाहर निकाल लिया, आई थ्रो बोथ ऑफ देम असाइड, तब हम दोनों कांटे को फेंक देते हैं। ये नहीं कि दूसरे कांटे ने मेरी मदद की पहले कांटे को निकालने के लिए, जो मुझे तकलीफ़ दे रहा था, अब ये दूसरा कांटा जो है इसने मेरी मदद की तो मैं इसको रख लेता हूँ। नहीं, उसको भी हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि है तो कांटा ही। तो गरीबी हमें दुख दे रही थी, हम अमीर बन गए, सब कुछ आ गया, धन दौलत रुपया पैसा था, पैसा, तो हम उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी तो है बंधन ही। दुख बंधन है तो सुख भी बंधन है। सुख दुख से जब हम परे होंगे, जब हम उससे ऊपर उठेंगे, उसी को लिबरेशन कहा जाता है। आई हैव नो नेसेसिटी फॉर कीपिंग द सेकेंड थॉर्न, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस दूसरे कांटे को रखने की, बिकॉज इट इज़ अ थॉर्न आफ्टर ऑल, क्योंकि ये आखिरकार एक कांटा ही है। सो बैड टेंडेंसीज, इसलिए जो बुरी आदतें हैं, आर टू बी काउंटरेक्टेड बाय गुड वंस, इसलिए जो बुरी आदतें हैं, आर टू बी काउंटरेक्टेड, उसको काउंटरेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब उसको बदला जाना चाहिए बाय गुड वंस, अच्छी आदतों के द्वारा। एंड बैड इम्प्रेशंस ऑन द माइंड, और जो हमारे दिमाग पर जो बुरे प्रभाव पड़े हैं, शुड बी रिमूव्ड बाय द फ्रेश वेव्स ऑफ गुड वंस, उसको हमारे अंदर जो अच्छे जो वेव उत्पन्न होते हैं, अच्छे लहरों का वेव दोबारा उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि नदी में लहर आई ख़त्म हो गई, वो दोबारा लहर आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बुरा बन गया तब उसके अंदर में अच्छाई की लहर नहीं आएगी, अच्छाई की लहर आएगी, बार बार आएगी। तो हमें चाहिए कि उस अच्छाई के लहर के द्वारा उस बुराई की लहर को बाहर निकाल दें। Until all that is evil almost disappears, और तब तक हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें अपने अच्छाइयों के द्वारा बुराइयों को हटाना पड़ेगा, जब तक कि सारी की सारी बुराई लगभग गायब न हो जाए। और इस सबड्यूड, और जब तक इसको हम अपने अधीन न कर लें, इसको अपने वश में न कर लें। एंड
हेल्ड इन कंट्रोल इन अ कॉर्नर ऑफ द माइंड, और जब तक कि अपने मन के, अपने दिमाग के किसी कॉर्नर में उसको कंट्रोल न कर लें। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, द गुड टेंडेंसीज, जो अच्छी आदतें हैं, ऑल्सो हैव टू बी रिमूव्ड, हमें अपने अच्छी आदतों को भी रिमूव करना पड़ेगा, हमें अपने अच्छी आदतों को भी ख़त्म कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। दस, इस प्रकार द अटैच्ड बिकम्स द अनअटैच्ड, इस प्रकार हम अटैच्ड से अनअटैच्ड बन जाएंगे। हम जिस चीज़ से जुड़ाव महसूस करते हैं उस चीज़ से अलगाव महसूस करेंगे। पहले हमें अच्छा बनना है, उसके बाद हमें अपने अंदर से सारी बुराइयां निकाल देनी है। अच्छा बनना है, हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्तियां लानी है, उसके बाद अपने अंदर से अच्छी प्रवृत्तियां भी निकाल देनी है। उसके बाद हम पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। तब हमारे लिए न तो कुछ अच्छा होगा, न तो कुछ बुरा होगा, न तो कुछ सही होगा, न तो कुछ गलत होगा, न तो सुख होगा न दुख होगा, कुछ भी नहीं होगा हमारे लिए। तब हम बन जाएंगे अटैच्ड से नॉन अटैच्ड। वर्क, काम करो, बट लेट नॉट द एक्शन और द थॉट प्रोड्यूस अ डीप इम्प्रेशन ऑन योर माइंड। काम करो, बट लेट नॉट द एक्शन, लेकिन उस काम को या फिर उस सोच को अपने मन पर कोई गहरा प्रभाव मत छोड़ने दो। लेट द रिपल्स कम एंड गो, तरंगों को आने दो और जाने दो। लेट ग्रेट एक्शंस प्रोसीड फ्रॉम द मसल्स एंड द ब्रेन, अपने शरीर से और अपने दिमाग से, ब्रेन से बड़े बड़े महान काम होने दो, करने दो। बट लेट देम नोट मेक एनी डीप इम्प्रेशन ऑन द सोल, लेकिन अपनी आत्मा पर उसका कोई प्रभाव, अपने मन पर उसका कोई प्रभाव मत पड़ने दो। अच्छा काम कर दो, कोई बहुत बड़ी किताबें लिख दो, किसी को पैसा दे दो, क्योंकि अब आपके लिए कोई भी चीज़ महत्व ही नहीं रखता। तो कुछ भी कर दो, लेकिन ऐसे कर रहे हो जैसे आपको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है सब चीज़ से, क्योंकि तब तो आपको सबसे प्यार हो जाएगा। तब तो आपको अपना परिवार और किसी दूसरे परिवार में आपके लिए कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। आपको अपने समाज और पूरी दुनिया में, अपने देश और पूरी दुनिया में कोई फ़र्क ही नहीं बचेगा। हाउ कैन दिस बी डन? ये कैसे हो सकता है? वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि द इम्प्रेशन ऑफ एवरी एक्शन, जो हर एक एक्शन जो होता है, जो हर एक काम किया जाता है, उसका जो इम्प्रेशन है, टू विच वी गेट अटैच्ड रिमेन्स, जिससे हम अटैच हो जाते हैं। आई मे मीट हंड्रेड्स ऑफ द पर्सन्स ड्यूरिंग द डे, मैं दिन के दौरान सैकड़ों लोगों से मिलूँगा या मिल सकता हूँ या मिलता हूँ। एंड अमंग देम, और उन लोगों के बीच, मीट, मैं मिलूँगा या मिलता हूँ, ऑल्सो वन, उस एक व्यक्ति से, होम आई लव, जिससे मैं प्यार करता हूँ। बट व्हेन आई रिटायर एट नाइट, लेकिन जब मैं रात को रिटायर होकर के आराम करने के लिए आता हूँ, एंड ट्राई टू थिंक ऑफ ऑल द फेसेस, और सभी चेहरों के बारे में जब मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, आई सॉ, मैं देखता हूँ, ओनली वन फेस, केवल एक चेहरा, कम्स बिफोर द माइंड्स आइज, वो मन की आंखों के सामने आ जाता है। द फेस विच आई सॉ, जो चेहरा मैंने देखा था, परहैप्स, शायद, ओनली फॉर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही, 1 सेकंड के लिए ही जो चेहरा मैंने देखा था, एंड विच आई लव्ड, और जिसे मैं प्यार करता था। ऑल द अदर्स हैव वैनिस्ड, सारे चेहरे गायब हो चुके हैं, लेकिन वो एक चेहरा मैं भूल नहीं पाया। वो दिन में मैं हज़ारों लोगों से मिला, सैकड़ों लोगों से मिला, लेकिन किसी का चेहरा आंखों के सामने नहीं आया, सिर्फ एक चेहरा आंखों के सामने आया, सारे चेहरे गायब हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ओइंग टू माई अटैचमेंट टू अ पार्टिकुलर पर्सन, क्योंकि किसी खास आदमी से मेरा अटैचमेंट है, उससे मैं प्यार करता हूँ, उससे मेरा जुड़ाव है। हिज फेस काउज्ड अ डीपर इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, और उसके चेहरे ने मेरे मन पर एक छाप छोड़ दी जब मैंने उसे देखा। देन दोज ऑफ द अदर्स, बाकी के चेहरों ने छाप नहीं छोड़ी,
क्योंकि उस एक इंसान से मेरा अटैचमेंट था, तो उसने मेरे मन पर छाप छोड़ दी, जिसकी वजह से आज जब मैं सोने के लिए आया हूँ तब उसका चेहरा मेरे मन के सामने में आया है, क्योंकि उसने मेरे मन पर छाप छोड़ी है, उससे मेरा अटैचमेंट है। बट फिजिकली द इम्प्रेशंस ऑल हैव बीन द सेम, लेकिन बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से तो सब ने सेम इम्प्रेशन छोड़ा। सब मेरे सामने में आए, सबसे मैंने मुलाकात की, 5-5 मिनट मैंने सबसे बात की, सैकड़ों लोगों से, लेकिन एक चेहरे से मैंने बात भी नहीं की, सिर्फ देखा, और वो चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है, क्योंकि उससे मेरा अटैचमेंट है। ठीक है, तो उस अटैचमेंट से ही अनअटैच्ड होना है, उससे दूर होना है। देयरफॉर बी अनअटैच्ड, और इसलिए अनअटैच्ड होना पड़ेगा सबसे, उस एक चेहरे से भी। तब आपके लिए सब एक समान हो जाएंगे, वो सैकड़ों लोग एक समान हो जाएंगे, और उन सैकड़ों लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी आत्मा पर कोई बंधन नहीं बांध सकता जब तक आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हुए। उस एक से अटैच हुए जिसका चेहरा सोते वक्त आया, इसका मतलब आपके मन के चारों तरफ बंधन बंधा हुआ है, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको दुख देगा, तकलीफ देगा। इसलिए अनअटैच्ड बनो। येट द ब्रेन सेंटर्स वर्क इंसिसेंटली, फिर भी जो ब्रेन है, जो ब्रेन का जो सेंटर है, वो काम करता है, हमेशा लगातार काम करता है। बट लेट नॉट द माइंड बी अफेक्टेड, लेकिन अपने मन को कभी भी अफेक्ट मत होने दो। दिमाग काम करेगा, लेकिन मन को अफेक्ट मत होने दो, प्रभावित मत होने दो। वर्क, काम करो, एज इफ, और ऐसे काम करो मानो यू वेयर ए स्ट्रेंजर इन दिस लैंड, कि तुम इस धरती पर एक अपरिचित की तरह आए हो, और सो जॉर्नर, एक परदेशी की तरह आए हो इस दुनिया में, इस धरती पर। वर्क इंसेसेंटली, लगातार काम करो, बट डू नॉट ब्लाइंड योर सेल्व्स, लेकिन खुद को अंधे मत बनाओ। बॉन्डेज इज टेरिबल, जो बंधन है बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। बंधन, अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर हैबिटेशन, ये दुनिया हमारा निवास स्थान नहीं है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द मैनी स्टेजेस, ये बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे चरणों में से एक है। थ्रू विच वी आर पासिंग, जिससे हम गुजर रहे हैं। ये हम कौन हैं? ये शरीर, ये हाथ हम हैं? नहीं। ये पैर हम हैं? नहीं। ये चेहरा, ये शरीर, ये होठ, ये आँखें, ये हम हैं? नहीं। ये नाम हम हैं? नहीं। ये सब यहीं रह जाएगा। हम एक स्टेज से होकर के गुजर रहे हैं, हम एक यात्रा पर निकले हैं। हमारा जो मन है वो हम हैं, और वो जो मन है एक यात्रा पर निकला है, कभी इस ग्रह पर, कभी इस योनि में, अगले जन्म में किसी और योनि में, किसी और ग्रह पर। तो ये हम लोग बढ़ते रहेंगे। आज इस धरती पर आए हैं तो ये हमारा परमानेंट हैबिटेशन, निवास स्थान नहीं है। ये कुछ सालों के लिए हम लोग आए हैं। जैसे कोई अतिथि आता है, जैसे कोई परदेशी आता है, तो क्या परदेशी अटैच्ड हो जाता है? नहीं। क्या हम कहीं पे जाएंगे परदेशी बन करके, किसी के यहाँ अतिथि बन करके जाते हैं तो हम अटैच्ड हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाएंगे तो फिर आएंगे तो दुख होगा, याद करेंगे वहाँ पर कितना मज़ा आ रहा था, फिर दर्द होगा। तो कहीं पर अतिथि बन के गए हैं तो एंजॉय करो, आनंद लो, लेकिन उससे अटैच्ड मत हो जाओ। क्योंकि ये जहाँ पर हम आए हैं, इस धरती पर, ये जो लैंड है, इस पर हम अनजाने हैं, अपरिचित हैं, एक परदेशी हैं। ठीक है, कई सारे स्टेज से हम गुजर रहे हैं, तो एक इस स्टेज पर भी हम नाटक खेलने के लिए आए हैं। द जिस्ट ऑफ दिस टीचिंग, ये जो टीचिंग है, ये जो शिक्षा है, इसका जो सार है, जो निष्कर्ष है, इज़ दैट, ये है कि यू शुड वर्क लाइक अ मास्टर, कि तुम्हें एक मालिक की तरह काम करना चाहिए, एंड नॉट लाइक अ स्लेव, एक गुलाम की तरह नहीं। काम कर रहे हो, कर्तव्य करते हो, कर्म करते हो, तो एक मालिक की तरह करो, एक गुलाम की तरह नहीं। वर्क इंसेसेंटली, लगातार काम करो, बट डू नॉट डू स्लेव्स वर्क,
लेकिन गुलाम वाला काम मत करो। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो, हाउ एवरीबडी वर्क्स, किस प्रकार सभी काम करते हैं। नो बडी कैन बी ऑल टुगेदर एट रेस्ट, सभी एक साथ आराम नहीं कर सकते। 99% ऑफ मैन, 99% इंसान वर्क लाइक स्लेव्स, गुलामों की तरह काम करते हैं। एंड और द रिजल्ट इज़ माइजरी, और जब आप गुलामों की तरह काम करेंगे तो उसका परिणाम दुर्गति ही होगा, उसका परिणाम दुख ही होगा। इट इज़ ऑल सेल्फिश वर्क, ये सारा जो सारा काम है वो स्वार्थ वाला काम है, स्वार्थ वाला काम है। बट वर्क विद फ्रीडम, लेकिन आज़ादी से काम करो। इंस्पायर्ड बाय लव, प्यार से प्रेरित होकर के काम करो। देयर इज़ नो ट्रू लव पॉसिबल इन द स्लेव, गुलाम के अंदर सच्चा प्यार पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ यू बाई अ स्लेव, अगर तुम किसी गुलाम को खरीदते हो, एंड टाई हिम, और उसे बांध देते हो, डाउन इन चेन्स, जंजीरों में बांध देते हो, एंड मेक हिम वर्क फॉर यू, और उससे खुद के लिए काम करवाते हो, ही विल वर्क लाइक अ ड्रज, तब वो एक ड्रज की तरह काम करेगा, एक परिश्रमी व्यक्ति की तरह काम करेगा, एक मतलब बहुत बुरी तरीके से काम करेगा। बट देयर इज विल बी नो लव इन हिम, लेकिन उसके अंदर में प्यार नहीं रह पाएगा। सो व्हेन वी आवर सेल्व्स वर्क फॉर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एज स्लेव्स, लेकिन जब हम लोग खुद इस दुनिया में गुलामों की तरह जब हम काम करते हैं, देयर कैन बी नो लव इन अस, तब हमारे अंदर में कोई भी प्यार नहीं रहेगा। एंड वर्क इज़ नॉट ट्रू वर्क, और तब ये जो काम है वो सच्चा काम भी नहीं होगा। दिस इज़ ट्रू ऑफ वर्क डन फॉर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सच्चा काम क्या होता है? जो काम हम अपने सगे संबंधियों या अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं वो सच्चा काम होता है। एंड इज़ ट्रू ऑफ वर्क डन फॉर आवर सेल्व्स, और हम लोग जो खुद के लिए काम करते हैं वो सच्चा काम होता है। सेल्फिश वर्क इज स्लेव्स वर्क, जो स्वार्थ, जिस काम में स्वार्थ छिपा रहता है कि हमें इससे कुछ हासिल हो जाए, वो काम गुलाम वाला काम होता है। एंड हेयर इज़ अ टेस्ट, और यहाँ पर इसका एक टेस्ट है, इसका एक टेस्ट लेते हैं कि एवरी एक्ट ऑफ लविंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कि प्यार, जब दिल में प्यार हो और प्यार करने के लिए जो काम किया जाता है, जो कर्म किए जाते हैं, जो एक्ट किया जाता है, वो खुशियाँ लाती हैं। देयर इज़ नो एक्ट ऑफ लव विच डज नॉट ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस, और ऐसा कोई भी प्यार भरा काम नहीं है जिसमें शांति और खुशी न हो। जब आप गौर कीजिएगा, जब आप किसी भिखारी को अपने मन से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, अपने मन से जब आप किसी भूखे को, एकदम भूख से तड़प रहा है, उसको जब आप खाना खिला देते हैं, तब आपके मन में एक अजीब शांति और एक अजीब खुशी महसूस होगी। जब कोई इंसान किसी मुसीबत में है और आप उसको मुसीबत से निकाल देते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब आपके अंदर में एक अजीब खुशी और शांति महसूस होगी। देखिएगा कभी करके, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो, उसको ट्रू वर्क कहा जाता है, उसको लव इंस्पायर्ड बाय लव कहा जाता है। वो जो वर्क है वो प्यार से प्रेरित होता है, अपने मन से किया जाता है, और कोई भी ऐसा प्यार भरा काम नहीं है जिसमें शांति और हैप्पीनेस न हो। देयर इज़ नो एक्ट ऑफ लव विच डज नॉट ब्रिंग पीस एंड ब्लेस्डनेस इन इट्स ट्रेन मतलब उसकी जर्नी में। तो ऐसा कोई भी, देयर इज़ नो एक्ट ऑफ लव, कोई भी प्यार भरा काम नहीं है विच डज नॉट ब्रिंग पीस, जो शांति नहीं लाता या फिर ब्लेस्डनेस नहीं लाता, परम सुख, ब्लेस्डनेस परम सुख नहीं लाता। रियल एग्जिस्टेंस, सच्चा अस्तित्व, रियल नॉलेज, सच्चा ज्ञान, एंड रियल लव, और सच्चा प्यार, आर इटरनली कनेक्टेड विद वन अदर, वो शाश्वत रूप से, वो हमेशा हमेशा के लिए कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एंड 3 in 1, और ये 3 में एक हैं, एक के बिना कोई दूसरा नहीं है। वेयर वन ऑफ देम इज़ अदर्स ऑलमोस्ट बी, अगर कोई एक है तो ये तीनों होगा। एग्जिस्टेंस होगा, रियल एग्जिस्टेंस, सच्चा अस्तित्व होगा, सच्चा ज्ञान होगा, और सच्चा प्यार होगा, तीनों एक ही जगह होगा।
दे आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द वन विदाउट अ सेकेंड, और ये एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ज्ञान और ब्लिस, परम आनंद, सुख, प्यार। तो हमें किस प्रकार से अपना कर्तव्य करना चाहिए, किस प्रकार से हमें इस दुनिया में काम करना चाहिए? तो कृष्णा सेज, कृष्ण कहते हैं, लुक एट मी अर्जुना, अर्जुना, अर्जुन मुझे देखो। इफ़ आई स्टॉप फ्रॉम वर्क, अगर मैं काम करना बंद कर दूं, फॉर वन मोमेंट, एक पल के लिए अगर मैं काम करना बंद कर दूं, द होल यूनिवर्स, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये धरती नहीं, धरती तो बहुत ही चींटी के समान है, द होल यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, विल डिके, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम वर्क, मुझे काम करके कुछ भी नहीं हासिल करना है। मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, धन दौलत मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, और एक पल के लिए भी अगर मैं काम करना बंद कर दूँ, द होल यूनिवर्स विल डीके, पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। आई हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम वर्क, मुझे वर्क से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होता। आई एम द वन लॉर्ड, मैं इकलौता भगवान हूँ, बट वाई डू आई वर्क, लेकिन मैं क्यों काम करता हूँ? क्यों? बिकॉज आई लव द वर्ल्ड, क्योंकि मैं इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से मैं प्यार करता हूँ। गॉड इज़ अनअटैच्ड, भगवान जो हैं वो अनअटैच्ड हैं, वो जुड़े हुए नहीं हैं काम से, वर्क से अटैच नहीं हैं, काम से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं दुनिया से। क्या मिलेगा? वो चाहेंगे तो ऐसे चुटकी बजाएंगे, ब्रह्मांड बन जाएगा, चुटकी बजाएंगे, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो ब्रह्मांड बना लिया है उससे वो प्यार करते हैं, उससे उनको कुछ भी नहीं लेना देना, ठीक है? फिर भी वो वर्क कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको उस दुनिया से प्यार है। गॉड इज़ अनअटैच्ड बिकॉज ही लव्स, क्योंकि वो प्यार करते हैं। रियल लव मेक्स अस अनअटैच्ड, और जो सच्चा प्यार होता है वो हमें अटैच करके नहीं रखता, जोर करके नहीं रखता, वो हमें अनअटैच्ड रखता है, वो हमें दुख नहीं पहुंचाता, ठीक है? तो किस प्रकार से काम करना है ताकि हम अनअटैच्ड रहें, हमें मुक्ति मिल सके? हमें कृष्ण की तरह काम करना है, जिनको जो अगर एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दें तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि उनको दुनिया से प्यार है। कुछ हासिल नहीं करना, कुछ दुनिया से लेना नहीं, वो तो स्वयं भगवान है, उनको क्या लेना देना। कृष्ण की तरह हमें काम करना है, तभी हमें लिबरेशन, जो हमने पढ़ा था पहले, लिबरेशन जो मुक्ति है वो हमें तभी मिलेगी जब हम कृष्ण की तरह काम करेंगे, जब हम अनअटैच्ड रहेंगे। टू अटेन दिस अनअटैचमेंट, और इस अनअटैचमेंट को प्राप्त करने के लिए इज़ ऑलमोस्ट अ लाइफ्स वर्क, जो लगभग वो जो जिंदगी का जो काम है वो है। बट एज सुन एज वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट, जब हम लोग इस पॉइंट पर पहुँचेंगे, जिंदगी के काम पर पहुँचेंगे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वी हैव अटेंड द गोल ऑफ लव एंड बिकम फ्री, तब हम इस प्यार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। द बॉन्डेज ऑफ नेचर फॉल्स फ्रॉम अस, तब इस प्रकृति का जो बंधन है वो हमारे ऊपर से हट जाएगा। एंड वी सी नेचर एज शी इज़, तब हम इस प्रकृति को वैसे ही देख पाएंगे जैसे कि ये है, ठीक है? तो हमें, जब हम इस लेवल पर पहुंचेंगे कि हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हासिल नहीं करना, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार से प्यार है, क्योंकि हमें अपने देश से प्यार है, क्योंकि हमें इस दुनिया से प्यार है, क्योंकि हमें इस नेचर से प्यार है, इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। और कृष्ण की तरह हर एक पल अपना कर्तव्य करते रहना है, क्योंकि जिसे प्यार होता है वो हर पल काम करता है। कृष्ण तो एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दें, क्या लिखा है कि अगर मैं एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दूं तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो अगर जो किसी से प्यार करते हैं, अगर आप इस दुनिया से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो हर पल आप काम करेंगे, लेकिन काम के बदले में आपको कुछ चाहिए नहीं। आप कुछ भी, आपके लिए कोई भी, आपके मन में कोई भी लालच
या कोई भी डिमांड नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। डू यू आस्क एनीथिंग ऑफ योर चिल्ड्रन? क्या आप अपने बच्चों से कुछ भी मांगते हैं? इन रिटर्न, बदले में, फॉर वॉट यू हैव गिवन देम, जो आप अपने बच्चों को देते हैं उनके बदले में आप कुछ उनसे मांगते हैं? इट इज़ योर ड्यूटी, यह आपका कर्तव्य है, टू वर्क फॉर देम, कि उसके लिए आप काम करें। एंड देयर द मैटर एंड्स, और वहीं पर बात खत्म हो जाती है, उसके आगे बात है ही नहीं कुछ। आपने बच्चे को पैदा किया, आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे के लिए काम करें, वहाँ पर आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। इन वाट एवर यू डू फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन, आप कुछ भी काम किसी खास इंसान के लिए जो आप करते हैं, किसी इंसान के लिए या किसी शहर के लिए या किसी राज्य के लिए, अज्यूम द सेम एटीट्यूड, तब आपको वही एटीट्यूड, वही रवैया अपनाना होगा टुवर्ड्स इट, इसके प्रति, जैसा आप अपने बच्चे के प्रति अपनाते हैं, बच्चे से कोई लालच नहीं रखते, वैसा ही जब आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई काम करते हैं, अन्य शहर के लिए या किसी राज्य के लिए, तब आपको ऐसा ही रवैया अपनाना होगा इसके प्रति, एज यू हैव टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, जैसा आप अपने बच्चों के प्रति अपनाते हैं। एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, तब आपको बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना होगा, कुछ भी आशा नहीं करना है कि बदले में कुछ मिले। इफ़ यू कैन इनवेरिएबली टेक द पोजीशन ऑफ अ गिवर, अगर आप निर्विवाद रूप से एक दाता का पोजीशन अगर आप ले लेते हैं, गिवर का पोजीशन, स्थिति, अगर आप एक दाता बन जाते हैं, इन विच एवरीथिंग गिवन बाय यू, जिसमें सब कुछ जो आपके द्वारा दिया गया इज़ अ फ्री ऑफरिंग टू द वर्ल्ड, वो इस दुनिया को फ्री में दिया गया है, ऐसा अगर आप समझने लगते हैं, विदाउट एनी थॉट ऑफ रिटर्न, बिना किसी बदले के सोच से, योर वर्क विल ब्रिंग यू नो अटैचमेंट, तब आपका काम आपके पास क्या लाएगा? नो अटैचमेंट, तब आपके काम से आपको नो अटैचमेंट मिलेगा, तब आप मुक्त हो जाएंगे जंजीरों से। अटैचमेंट कम्स ओनली वेयर वी एक्सपेक्ट रिटर्न, और अटैचमेंट तभी आती है जब हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ बदले में हासिल करना चाहते हैं, तभी अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट का मतलब बंधन, जुड़ाव, तब आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, तब आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। नेकी कर, दरिया में डाल। इफ़ वर्किंग लाइक स्लेव्स, अगर हम गुलामों की तरह काम करें, रिजल्ट इन सेल्फिश अटैचमेंट, तब इसका परिणाम क्या होता है? सेल्फिश अटैचमेंट, तब ये स्वार्थ वाला अटैचमेंट हो जाता है, तब आपको स्वार्थ हो जाता है, आप जुड़ जाते हैं, आप बंध जाते हैं। वर्किंग एज मास्टर्स ऑफ आवर ओन माइंड, अगर हम अपने दिमाग के मालिक के रूप में, अपने मन के मालिक के रूप में काम करते हैं, गिव्स राइज, तब ये हमें ऊंचाई प्रदान करती है, टू द ब्लिस ऑफ नन अटैचमेंट, ये जो नन अटैचमेंट का जो परम आनंद है, इससे ज़्यादा आनंद कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा, नन अटैचमेंट से ज़्यादा सुख किसी चीज़ में है ही नहीं। जब आप इस स्टेज पर पहुँचेंगे कि आपको बदले में कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, उस अवस्था में जब आप पहुँच जाएंगे, इसका मतलब आप नन अटैचमेंट की अवस्था में पहुँच चुके हैं, और यही तो मोक्ष है, यही तो आज़ादी है, यही तो मुक्ति है, मृत्यु मुक्ति नहीं है। नन अटैचमेंट की अवस्था जो है परम आनंद की अवस्था है, यही मुक्ति है। वी ऑफन टॉक ऑफ राइट एंड जस्टिस, हम लोग अक्सर अपने राइट और जस्टिस की बात करते हैं। अपने राइट मतलब हमारा जो राइट मतलब इसका मीनिंग हो अधिकार, जो हमारा जो अधिकार है, और जो जस्टिस है, जो न्याय है, हम लोग अक्सर इस चीज़ की बात करते हैं। बट वी फाइंड दैट, लेकिन हम लोग पाते हैं जब हम नन अटैचमेंट की अवस्था में पहुंचेंगे, तब क्या अधिकार और क्या न्याय। बट वी फाइंड दैट इन दिस वर्ल्ड, तब हम पाएंगे कि इस दुनिया में राइट एंड जस्टिस आर मेयर बेबीज टॉक, तब ये अधिकार और न्याय जो है वो बच्चों की बात है। देयर आर टू थिंग्स विच गाइड द कंडक्ट ऑफ मैन, दो चीज़ें हैं, देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें हैं
जो इंसान के कंडक्ट को गाइड करता है, जो इंसान के व्यवहार को निर्देशित करता है, गाइड करता है। और वो दो चीज़ें कौन सी चीज़ हैं? माइट एंड मर्सी, ताकत और दया। ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ माइट, जो माइट का जो एक्सरसाइज है, जो हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, इज़ इनवेरिएबली एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस। वो निर्विवाद रूप से, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है कि ये जो काम है, हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, वो स्वार्थ वाला काम है। जब हम ताकत बढ़ाएंगे तब ये इसका मतलब है कि हमारे अंदर में स्वार्थ है, तभी हम माइट के लिए काम कर रहे हैं। ऑल मेन एंड वुमेन, सभी औरत और मर्द, ट्राई टू मेक द, वे लोग कोशिश करते हैं, मेक क्या बनाने की, द मोस्ट ऑफ वाट एवर पावर, कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बढ़ा लें, और एडवांटेज दे हैव, और जो भी उनके पास एडवांटेज है, लाभ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, अपनी ताकत बढ़ाएं, अपने पास संसाधन बढ़ाते जाएं। मर्सी इज़ हेवनली, लेकिन जो दया है वो हेवनली है, वो स्वर्ग की चीज़ है, वो दैवीय है, वो दैवीय ताकत है, वो दैवीय शक्ति है दया। टू बी गुड, अच्छा बनना। वी हैव ऑल टू बी मर्सीफुल, हम सभी को अच्छा बनना होगा, हम सभी को दयावान बनना होगा। इवन जस्टिस एंड राइट शुड स्टैंड ऑन मर्सी, और यहाँ तक कि न्याय और अधिकार जो है वो भी दया पर ही आधारित होनी चाहिए। दया के आधार पर ही अधिकार और जो न्याय है वो लोगों को मिलना चाहिए। ऑल थॉट ऑफ ऑब्टेनिंग रिटर्न फॉर द वर्क वी डू हिंडर्स आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ऑल थॉट, सभी लोग सोचते हैं, ऑफ ऑब्टेनिंग रिटर्न फॉर द वर्क, कि जो काम करते हैं उसमें कुछ रिटर्न ऑब्टेन करे, कुछ उसमें कुछ रिटर्न प्राप्त करे, कुछ दोबारा उसको मिले रिटर्न में। वी डू हिंडर्स आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हम लोग अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी छिपा देते हैं। उस हमारा जो आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस होता है, हमारा जो आध्यात्मिकता की ओर जब हम बढ़ते हैं, उसको हम लोग हिंडर कर देते हैं, उसको हम लोग रोक देते हैं, उसमें हम लोग बहुत बाधा पहुंचाते हैं अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। ने इन द एंड इट ब्रिंग्स माइजरी, और अंत में ये क्या लाता है? ये दुख लाता है, ये तकलीफ लाती है। जब हम लोग अपना माइट बढ़ाते हैं, अपने अंदर में मर्सी नहीं बढ़ाते। अपने अंदर में जब मर्सी बढ़ाइएगा तब आपके अंदर में मर्सी मतलब दया जब आएगी, तब आप नन अटैचमेंट की ओर बढ़ेंगे। जब आप नन अटैचमेंट की ओर बढ़ेंगे तब आपकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, आपको दुख हो ही नहीं सकता। तब इस दुनिया में राइट और जस्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अधिकार और न्याय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सब उदारवान हो जाएं, अगर सब दयालु हो जाएं, तो हमें न्याय और राइट की तरफ, हमें अधिकार और न्याय की तरफ जोर नहीं देना है, हमें मर्सी की तरफ ध्यान देना है। देयर इज़ अनदर वे, दूसरा रास्ता भी है, इन विच, जिसमें दिस आइडिया ऑफ मर्सी, ये जो मर्सी का, जो दया का जो विचार है, एंड सेल्फलेस चैरिटी, और निस्वार्थ जो दान है, इसका जो विचार है, कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस, वो हमें अपने प्रैक्टिस में, अपने रोज़ के काम में लाना चाहिए। दया और निस्वार्थ दान हमें अपने रोज़ के प्रैक्टिस में लाना चाहिए। रोज़ दया दिखानी चाहिए, दया अपने मन में लाना चाहिए सब चीज़ के प्रति। सिर्फ इंसान के प्रति दया रहेगा तो सब चीज़ के प्रति रहेगा, पशु पक्षी इंसान जीव जंतु हर चीज़ के प्रति रहेगा, सभी जाति धर्म, कोई इंसान मतलब हर जाति धर्म। हाँ, तो देयर इज़ अनदर वे, हाँ, दैट इज़, जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, दैट इज़ बाय लुकिंग अपॉन वर्क एज वर्शिप, और तब हम लोग काम को पूजा के रूप में देखते हैं। तब हम लोग सच्चे अर्थ में कर्म ही पूजा है इस अर्थ को समझते हैं। क्यों कर्म ही पूजा है ऐसा बोला जाता है? समझ लेते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन इसका मीनिंग किसी को नहीं पता। कर्म ही पूजा है का क्या मतलब होता है,
वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सुन लीजिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। हेयर वी गिव अप, यहाँ पर हम लोग त्याग कर देते हैं, ऑल द फ्रूट्स ऑफ आवर वर्क, अपने काम के जितने भी फल होते हैं उस फल का त्याग कर देते हैं, ऑन टू द लॉर्ड, भगवान के ऊपर, एंड वर्शिपिंग हिम दस, और इसलिए उनकी पूजा करते हैं। वी हैव नो राइट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मैनकाइंड फॉर वाट वी डू, हमें इंसानों से, इंसानीय जातियों से, इंसानियत से हमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम जो भी उनके लिए कर रहे हैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तब हम उनसे कोई कुछ भी आशा नहीं रखते। हमें कर्म को पूजा के रूप में देखना चाहिए। कर्म को पूजा के रूप में इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो भगवान के ऊपर फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो हम जब कर्म करेंगे, तब हम कर्म की पूजा जब करेंगे तो कर्म की पूजा के रूप में हमें अपने कर्मों का जो फल मिलेगा उसे भी चढ़ा देना है, उसे भी दे देना है। फल लेना नहीं, फल भी दे देना है। फल का एक्सपेक्ट करेंगे तो नन अटैचमेंट नहीं मिल पाएगा, तब मन में मर्सी नहीं आएगी, तब आप जंजीरों में बंधे रह जाएंगे। तो कुछ भी लेना ही नहीं है, कर्म का फल भी नहीं लेना है, उसको भी पूजा के रूप में चढ़ा देना है, और मैनकाइंड से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। द लॉर्ड हिमसेल्फ वर्क्स, जो भगवान खुद हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे इस दुनिया से कुछ भी, इस ब्रह्मांड से कुछ भी लेना देना नहीं अर्जुन, फिर भी मुझे देखो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। एक पल के लिए मैं काम करना बंद कर दूँ, सब खत्म हो जाएगा, मुझे क्या मिल रहा है इस दुनिया में दुनिया के लिए काम कर करके। उसी प्रकार आपको भी इंसानियत से कुछ भी लेना नहीं है। द लॉर्ड, जो भगवान खुद हैं, हिमसेल्फ वर्क इंसेसेंटली, वो खुद लगातार काम कर रहे हैं, हर पल काम कर रहे हैं, एंड इज़ एवर विदाउट अटैचमेंट, और बिना अटैचमेंट के काम कर रहे हैं। उन्होंने नन अटैचमेंट के परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। हमें भी वैसा ही करना होगा। जस्ट एज, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वाटर कैन नॉट वेट, पानी जो है वो गीला नहीं कर सकती, द लोटस लीफ, कमल के पत्ते को पानी गीला नहीं कर सकती। कमल का पत्ता निकालिएगा जो पानी में रहता है वो गीला नहीं होता। सो वर्क कैन नॉट बाइंड द अनसेल्फिश मैन, वो जो वर्क है, जो काम है, उसका जो फल है, काम का जो फल मिलता है वो किसी निस्वार्थ इंसान को बांध नहीं सकता। बाय गिविंग राइज टू अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, जिसके परिणाम के रूप में अटैचमेंट मिल जाए, बंधन मिल जाए, वो उस बंधन में कोई भी काम या उसका फल किसी अनसेल्फिश मैन को बांध नहीं सकता। द सेल्फलेस एंड अनअटैच्ड मैन, जो निस्वार्थ और बिना अटैचमेंट वाला इंसान है, मे लिव इन द वेरी हर्ट, वो सभी दिलों में जिंदा रहता है, ऑफ अ क्राउडेड एंड सिनफुल सिटी, पाप से भरे शहर में और भीड़ से भरे दुनिया में वो अनअटैच्ड इंसान जो है वो सबके दिल में जिंदा रहता है। येट ही विल नॉट बी टच्ड बाय सिन, और फिर भी वो किसी भी पाप से टच नहीं हो सकता, उसके मन में कोई भी पाप डेरा नहीं जमा सकता, उसको कुछ भी अटैच नहीं कर सकता। तो ये जो कर्म योग जो किताब है उसका ये सारांश था जो हमने अभी आपको बताया है। इससे अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं करनी है, फल जो मिले उसको भी चढ़ा देना है, चिंता क्या करना, ठीक है। तो समझ गए आप अटैचमेंट और नन अटैचमेंट को। पहले अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद आप अटैचमेंट या नन अटैचमेंट के बारे में सोचिएगा, मुक्ति के बारे में सोचिएगा। पहले अच्छा इंसान बनिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि करीब 90 मिनट से 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, गला एकदम सूख रहा है पानी पीने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हौसला बढ़ेगा इससे। और भी वीडियोस देखने हैं तो आप जाइए मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्यूटोरियल प्लैनेट पे जब क्लिक कीजिएगा तो उसमें प्लेलिस्ट आएगा 4थे नंबर पे, उसमें क्लिक कीजिएगा तो बिहार बोर्ड क्लास 12th तक हिंदी इंग्लिश पढ़ाया गया। बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मैंने अपने तरफ से करके दिया है, तो आप लोग जाइए और उसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, खुश रहिए और
नन अटैच रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।